सभी को नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। इसका प्रथम भाग आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमाणु की खोज कैसे हुई, किस प्रकार से हुई। देखिए, प्राचीन समय की हम बात करें तो प्राचीन समय से ही हमारे जो देश के विदेशों के जो लोग हैं या इस धरती पर जो मानव है, वो मानव शुरू से ही विभिन्न चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता हुआ आया है। जो भी उसको अपने आसपास में दिखाई देता है, उसको वो जानने का इच्छुक होता है कि आखिर इस पदार्थ के पीछे क्या कारण है, ये कैसे बनता है, इसमें कौन कौन भाग लेता है। तो ठीक ऐसे ही परमाणु के बारे में बहुत सारी बातें जब उनको जानकारी मिली तो अंत में जाकर के उन्होंने उसकी खोज कर दी। तो शुरू में किस प्रकार के विचार उस परमाणु के बारे में थे, वो सब कुछ अपन जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारतीय दार्शनिक। सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने अपने दर्शन के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर परमाणु के बारे में बताया, और वह है महर्षि कणाद। यहाँ से प्रश्न पूछने जाता है 1 नंबर का कि सबसे पहले परमाणु की जानकारी किसने दी। तो जो महान होता है, महान का मतलब महर्षि, महान ऋषि कणाद, उससे आप ध्यान रखना। तो महर्षि कणाद ने क्या बताया, परमाणु के बारे में बताया। क्या बताया इन्होंने? इनके अनुसार पदार्थ को टुकड़ों में तोड़ने पर या किसी पदार्थ को हम टुकड़ों में तोड़ते जाएं, जैसे मान लीजिए ये चौक मेरे पास में है, इस चौक के ऊपर क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। एक टुकड़ा मैंने किया, आप इस एक से अपन 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4, 5, 10, 1000, 100, 10,000, लाख, 10 लाख, लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके बाद में हम उन टुकड़ों को और अधिक नहीं तोड़ सकते। तो उस पदार्थ की सबसे अंतिम अवस्था, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अविभाज्य कह सकते हैं, उस अविभाज्य अवस्था को ही उन्होंने एटम्स या परमाणु का नाम दिया। किसने दिया? महर्षि कणाद ने। ये परिभाषा हम आज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो विचार थे, ये कैसे विचार थे? दार्शनिक थे, यानी उन्होंने इस बात को बताने के लिए कोई प्रयोग नहीं किया। अब देखिए, इसके बाद में आए भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन। पहले कौन थे? महर्षि कणाद। इसके बाद कौन आए? फकुदा कात्यायन। इसने क्या किया, इन्होंने थोड़ा और विस्तार कर दिया इसका, और विस्तार करके बताया कि ये परमाणु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त का मतलब यानी बहुत सारी परमाणु जब एक जगह चिपके हुए रहते हैं तो उससे नए नए पदार्थ बन जाते हैं। जैसे पेन आपको दिखाई दे रहा है, इस पेन के अंदर भी बहुत सारे क्या है, परमाणु हैं। इस बोर्ड में बहुत सारे परमाणु, इस दीवार में बहुत सारे परमाणु हैं, सब जगह परमाणु हैं, और उनके संयुक्त होने से क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। तो ऐसा फकुदा कात्यायन ने बताया। और कहा देखिए कि जिससे हमें भिन्न भिन्न अवस्थाएं प्राप्त होती है, भिन्न भिन्न अवस्थाएं दिखाई देती है। ठोस, द्रव, गैस, टेबल, कुर्सी, लकड़ी, जो भी है वो सब इनसे बनते हैं। ऐसा इन्होंने बताया। इनका भी कोई प्रायोगिक आधार नहीं था, ये भी दार्शनिक थे, अपने दर्शन के आधार पर, ज्ञान के आधार पर इन्होंने बताया। आगे देखिए मित्रों, वो है डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इसने भी कहा कि अविभाज्य जो कण है उसको भी इन्होंने क्या कहा, परमाणु कहा। और कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, इसमें 2 हो गए एक साथ, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस, ये सभी जो बातें थी कि वो सभी दर्शन के आधार पर थी, ये विचार के आधार पर थी, इनके द्वारा इन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया। इसके बाद देखिए 28वीं शताब्दी तक के अंत तक क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच जो अंतर होता है, उस अंतर को समझ लिया कि तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं, और क्या अंतर उसमें पाए जाते हैं, उसको उन्होंने समझ लिया सन 18वीं शताब्दी के अंत तक। इसके बाद देखो क्या हुआ,
इसके बाद में वैज्ञानिक आए आंतवा एल लवाइजिए और एक जोसेफ वोल्टेयर के साथ में आंतवा एल लवाइजिए और जोसेफ एली। उन्होंने क्या किया, रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम। और ये नियम रासायनिक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में साबित हुए। जो 2 नियम इनके द्वारा दिए गए थे, क्योंकि नियम किसी प्रयोग पर अगर आधारित हो तो उसको विज्ञान अधिक स्वीकार करती है। विज्ञान प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान ही होता है। परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त वर्गीकृत प्रयोग द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। 2 नियम कौन कौन से देखिए। फर्स्ट जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखो शब्दों की हो जाइए। द्रव्यमान संरक्षण यानी जितना है उतना ही रहता है। और विक्रिया होती है कि अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये कॉपर सल्फेट अभिकारक है जो विक्रिया में भाग ले रहा है, और ये सोडियम कार्बोनेट है, ये भी क्या है, अभिकारक है। और ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद दोनों हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक रूप में लिखा है कि जो बनेगा वो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अभिकारक को बाईं में लिखते हैं, उत्पाद को दाईं में लिखते हैं। इसका द्रव्यमान हमने यहाँ पर लिया हुआ है 1.25 ग्राम, और इसका लिया यहाँ पर 1.43 ग्राम। इन दोनों को अगर अपन जोड़े तो वो बनता है आपका 2.68 ग्राम। यानी इन दोनों के बीच जब विक्रिया होती है तो बनने वाले उत्पाद की कुल मात्रा 2.68 ग्राम ही प्राप्त होती है। ना तो इससे अधिक होगी ना इससे कम होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कहाँ पर है ये, विक्रिया में। तो इसी नियम के अनुसार किसी रासायनिक विक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। यानी ना तो हम इसको द्रव्यमान को बढ़ा सकते हैं बिना पदार्थ के बढ़ाए, और ना इसको हम कम कर सकते हैं। जितना है उतना ही रहेगा। अब द्रव्यमान किसका होता है, तो परमाणु का। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने परमाणु विक्रिया से पहले भाग लेते हैं अभिकारकों में, उतने ही परमाणु उसके उत्पाद में उपस्थित होते हैं, क्योंकि उन्हीं का द्रव्यमान होता है। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो उन्होंने प्रयोग द्वारा प्रमाणित करके बताया। अब देखिए दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर यानी जो है वही रहेगा, अनुपात अपन जानते हैं उसका नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक का निर्माण करने वाले तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो स्थिर होता है, किसी भी यौगिक का। जैसे उदाहरण के लिए अपन यहाँ पर लेते हैं जल। जल कैसे बनता है मित्रों, तो जल बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक क्रिया के द्वारा। हाइड्रोजन की बात करें तो द्रव्यमान कितना होता है उसका, एक होता है, एक हाइड्रोजन का। इसमें प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो एक द्रव्यमान होगा उसका हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन की बात करें तो उसका कितना होता है, 8 तो न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 दूनी 16। कितना बार, 8 दूनी 16। लेकिन हम इनके अगर परमाणु द्रव्यमान आता है, इसलिए द्रव्यमान की अगर बात करें टोटल द्रव्यमान की, तो वो यहाँ पर कितना आता है, H2O। कितना हो गया ये, 9। इसका कुल द्रव्यमान कितना है, 9 है। 9 ग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी। वो जो मैंने बताया था वो परमाणु द्रव्यमान होता है, एटमॉस्फेरिक जो यूनिट होती है उसमें परमाणु द्रव्यमान इकाई के अंदर। द्रव्यमान इकाई के अनुसार भी देंगे तो अनुपात उतना ही आएगा। और ग्राम में अगर हम देखें तो इन दोनों की प्रक्रियाओं से या विक्रिया के दौरान जो जल बनता है H2O, उसके अंदर कुल जल कितना बनता है, 9 ग्राम जल बनता है। तो उस 9 ग्राम जल की अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 1 है और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 8 है। यानी 8 में कितना हुआ, 9 हुआ। तो ये जो अनुपात है किस किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के अंदर अनुपात इतना ही रहेगा। इस जल को हम चाहे ब्रह्मांड के किसी भी स्थान से प्राप्त करें, कहीं से भी इसको बनाएं, किसी भी देश में इसको बनाएं, चाहे आकाश में चाहे पाताल में, हमेशा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो द्रव्यमान का अनुपात है वो 1:8 ही रहेगा। इसको हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम।
समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यही था। आगे हम इसमें डाल्टन के द्वारा जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। और मित्रों, वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य बालकों तक भी इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।